Hello all my dear students, a very good morning and welcome back to my class again। आज सब हम लोग एक बार फिर से एक्सटेंड करने जा रहे हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को ही। लास्ट की जितनी भी क्लासेस हुई हमारी उसमें हम सब ने सीखा बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती हैं, सब कुछ हमने देखा। साथ ही साथ में केमिकल काइनेटिक्स में हम किन रिएक्शंस के साथ में डील करते हैं, किस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए रेट को इंडिविजुअली डिस्क्राइब किया जाता है, लिखा जाता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सब सीख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिन लोगों ने पिछले वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो लोग पहले जाके उन सारे लेक्चर्स को देखें, उन्हें कंप्लीट करें और फिर आके अगर वो इस लेक्चर को देखते हैं तभी जाके उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अदरवाइज़ आज का लेक्चर उन्हें बिल्कुल भी समझ आने वाला नहीं है। तो आप लोग जो लोग पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाना है और हमें शुरू करनी है आज की हमारी क्लास। बिकॉज आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सब पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ के बारे में। क्या होता है रेट लॉ, क्यों ये होता है हमारे लिए ज़रूरी, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा रुक रुक के सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि रेट लॉ क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम होता है। बात आई ना समझ में। देखिए ये टॉपिक जो है ना आपका वो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना है। रेट लॉ से हर साल लगभग एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली कोई ही ऐसा ईयर गया होगा जिसमें ना आया हो। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आपका रेट लॉ से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है किसी न किसी सेट ऑफ पेपर में ज़रूर। तो इसलिए पूरा फोकस आपको क्लास पे बनाए रखना होगा। हिंदी में इसे हम सभी कहते हैं वेग व्यंजक। बात आई आपको समझ में। अब वेग व्यंजक नाम, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। रेट लॉ ये जो नाम है ना ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखना हमें क्या है कि रेट लॉ होता क्या है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रेट लॉ एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जो रेट है उसका मुझे रिलेशन बताता है प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के साथ में। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सपोज कर लीजिए कोई जनरल रिएक्शन लिख दूं, जैसे XA + Y ऑफ B से मुझे मिल रहे हैं क्या, प्रोडक्ट्स। समझ में आई बात। ये है क्या मेरे लिए एक जनरल रिएक्शन। अब इस जनरल रिएक्शन में देखिए X क्या है, A का मोलर कोफिशिएंट, Y क्या है, B का मोलर कोफिशिएंट, और उससे हमें मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स। अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन का रेट कितना है, R के बराबर है, और मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखकर दिखाइए, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेट लॉ मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बताता है रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के साथ में। तो देखिए हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे इस रिएक्शन का जो रेट R है वो A के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब A का कंसंट्रेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिब्बा लगा के और मोलर कोफिशिएंट को उस डिब्बे के ऊपर पावर चढ़ा देते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने 11th में पढ़ा था लॉ ऑफ एक्टिव मासेस, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, जो भी आगे मोलर कोफिशिएंट लिखा हो। ठीक इसी तरह से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कोफिशिएंट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू डी इट्स मोलर कोफिशिएंट, जो कि कितना है Y के। ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये है आपकी सेकंड एक्सप्रेशन। बात आई समझ में। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करूँ एक जगह पे, यानी बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए दोनों को एक जगह कंबाइन करने पे क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पर है हमारे सामने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे मुझे रिप्लेस करना होगा। और जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस करूँगा इक्वल से, तो हमें मालूम है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है हमारे सामने एक नया कांस्टेंट निकल के आता है। तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे हम क्या बोल दे रहे हैं
के हमारा कांस्टेंट आ गया और एज इट इज़ बाकी आगे के टर्म हम यहाँ लिख देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर y। समझ में आ गई बात। तो ये जो आपके सामने देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन बनी ना, R इज इक्वल्स टू K A टू द पावर x B टू द पावर y, यही होती है रेट लॉ। बात आई ना समझ में, यही क्या होती है, रेट लॉ। क्यों मैं इसे रेट लॉ कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन यानी R का रिलेशन बता रही है मेरे जो रिएक्टेंट्स हैं A और B उनके कंसंट्रेशन के साथ में। समझ में आ गई बात। यानी वो एक्सप्रेशन जो मुझे रिलेशन बताएगी रेट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ में, उसी को मैं क्या बोलूँगा, रेट लॉ बोलूँगा। समझ में आई बात। अब देखिए आपको करना ये है ना कि आपको ये रेट लॉ की जो एक्सप्रेशन है इसको रट्टा नहीं मारना है। समझ में आई बात। इसे क्यों नहीं रट्टा मारना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हर बार आपको अलग अलग दिखेगी, ये एक फिक्स फॉर्म में थोड़ी ना आपको दिखेगी। अगर अभी मैं यहाँ पर उठा के रिएक्शन चेंज कर दूँ, जैसे अब अगर मैं बोल दूँ कि मेरी रिएक्शन जो है वो ऐसी हो गई कि MA प्लस में NB से मुझे मिल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स P। बात आई ना समझ में। तो अब देखिए इसके लिए अगर मुझे रेट लॉ लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल्स टू, R मान लिया इसका रेट है, इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर M जो कि मोलर कोफिशिएंट है किसका, A का, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N जो कि मोलर कोफिशिएंट है किसका, B का। तो आप अब खुद देख रहे हैं कि ये रेट लॉ की एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो जनरल फॉर्म आपको रेट लॉ की याद रखनी है। रेट लॉ की जनरल फॉर्म क्या है, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर चलिए कांस्टेंट को आप सीधे K लिख दीजिए, इनटू में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये होती है रेट लॉ की जनरल फॉर्म जो आपको याद रखनी है रेट लॉ लिखते समय। देखिए हर बार हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गई ना बात। तो ये देखिए बात थी किसकी, रेट लॉ की। रेट लॉ क्या होता है, इस एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखा जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए जो टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं ना इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, उनके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो R है, ये R क्या है, तो आप बोलेंगे हम जानते हैं R है रेट ऑफ रिएक्शन। बात आ गई समझ में। फिर आप बोलेंगे K क्या है, तो देखिए यहाँ पर K इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रेट लॉ की एक्सप्रेशन में जो रेट होता है K होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए K को हम लोग रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रेट कांस्टेंट के नाम से, या फिर हम इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट भी K को हम लोग बोलते हैं, या फिर इसके अलावा हम इसे स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। बात आई ना समझ में। रेट कांस्टेंट क्योंकि K हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट के ऊपर। वेलोसिटी कांस्टेंट, रिएक्शन किस रेट से होगी, कितनी तेज़ी से होगी, ये चीज़ भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, K के ऊपर। और स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट यानी विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक, विशिष्ट यानी स्पेशल, VIP पर्सन, स्पेसिफिक, ठीक है। वो हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी एक रिएक्शन के लिए K की वैल्यू हमेशा एक ही होगी, उस रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होने वाली है एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। बात आ गई ना समझ में। डिफरेंट रिएक्शंस के लिए K डिफरेंट होगा, लेकिन किसी एक टाइप के रिएक्शन के लिए K भी हमेशा एक ही होगा। समझ में आ गई ना बात आपको। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 3 स्पेशलिटीज़ की वजह से K के भी ये 3 नाम रखे गए हैं। अब इसके अलावा देखिए अगर हमसे बोले कि बताइए X क्या है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे X जो है ना मेरा, वो आपको रिएक्शन में तो दिख रहा है मोलर कोफिशिएंट ऑफ A, लेकिन जब ये रेट लॉ की एक्सप्रेशन में आ गया ना तो यहाँ पे X किसकी पावर है, A की पावर है ना। तो हम इसे ऑर्डर बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू A। X यहाँ पे क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। बात आ गई ना समझ में। इसी तरह से Y क्या है, Y है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, यानी X जो भी रेट लॉ की एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की पावर होती है
वो उस कंसंट्रेशन टर्म के ऑर्डर को हमेशा डिनोट करती है। जैसे यहाँ a की पावर x का मतलब ये है कि a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है x है और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है y है। बात आ गई ना समझ में। तो ये सारी जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर रेट लॉ की एक्सप्रेशन को लिखते समय। अच्छा, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, नोट बना के बेसिकली आप इस बात को जो मैं अब कहने जा रहा हूँ लिख सकते हैं। अगर मैं किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं, देखिए तो किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। हमेशा हम इसे किस चीज़ के थ्रू डिफाइन करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मतलब हम ऑर्डर को थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्डर को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना सही नहीं होगा। बात आई समझ में। हम हमेशा इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ही करते हैं, लेकिन इन जनरल हमें न्यूमेरिकल्स में ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है थ्योरेटिकली ही। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए ऑर्डर को तो आप पहली बात ध्यान रखिएगा डिनोट किससे हम कर लेंगे, n से। मतलब n अगर लिखा दिखा मिले तो हम क्या समझ जाएंगे, ऑर्डर की बात कर रहा है। और ये जो n ऑर्डर होता है ना, ये x प्लस वाई यानी कि जो रिएक्टेंट्स के इंडिविजुअल ऑर्डर हैं उसके बराबर होता है। n यहाँ पे मेरे लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है, जबकि x और y क्या है मेरे लिए, ये रिएक्टेंट्स के अलग अलग ऑर्डर हैं। जैसे अभी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन पीछे लिखी थी रेट लॉ की, वो क्या थी, R इज इक्वल्स टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर x इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर y। अब यहाँ पे देखिए ये a की पावर x का मतलब x ऑर्डर है a के रिस्पेक्ट में और y ऑर्डर है b के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं पूछूं पूरी कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो आप बोलेंगे कि कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर x प्लस वाई के बराबर होगा। बात आई ना समझ में। ये देखिए ये बात होती गलत है, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल्स में बोल देता है कि आप थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट करके बताइए, तो हम भी इसको थ्योरेटिकल वे में ही कैलकुलेट कर ले जाएंगे। बात आई ना समझ में। इसमें आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत करने वाली बात नहीं है, हमसे बोलता है इसीलिए हम करते हैं। इसी तरह से देखिए अगर इस वाले में रेट लॉ को देखते हुए मैं रिएक्शन का ऑर्डर लिखूं n, तो क्या हो जाएगा m प्लस n के बराबर। तो चलिए ऑर्डर को n डैश मान लेते हैं क्योंकि n यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, m प्लस n, इसका ऑर्डर x प्लस वाई। तो अब देखिए आप लोग क्या क्या सीख चुके, आप ये सीख गए कि किस तरह से जो है रेट लॉ लिखा जाता है, किस तरह से हम रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन करते हैं यूजिंग रेट लॉ, और रेट लॉ कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें क्या क्या बताता है, सारी चीज़ें आप जान गए। अब यहाँ पर एक आपने बड़ी स्पेशल चीज़ देखी k, यानी कि रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। ये जो k है ना, ये बड़े काम की चीज़ होता है क्योंकि k हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। k को देखकर आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। रेट लॉ लिखने के लिए भी आपको k की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर k के बारे में ही थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम लिख लेंगे अबाउट k। बात आई आपको समझ में। देखिए k की आप एक बात ध्यान रखिएगा, नाम वगैरह तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, k को क्या कहते हैं। k के बारे में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि k कांट बी नेगेटिव, k की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। अब इसका रीज़न आप लोग पूछेंगे कि भाई k की वैल्यू नेगेटिव कभी क्यों नहीं आ सकती है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि आगे इसी चैप्टर में ना हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम सभी, आर्हीनियस इक्वेशन। और आर्हीनियस इक्वेशन होती क्या है, k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस में e a अपॉन में आर टी। बात आई समझ में। देखिए ये आर्हीनियस इक्वेशन, कंफ्यूज मत होइए, हम आगे पढ़ेंगे, सबसे लास्ट टॉपिक होता है ये हमारा। इसके अकॉर्डिंग देखिए k इस पूरे वैल्यू के बराबर है, k जो है वो इस पूरे वैल्यू के बराबर है a e टू द पावर माइनस e a बाई आर टी के। और a यहाँ पर हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि हमेशा डिफाइन ही होता है किसी पॉजिटिव रेंज के लिए। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल k क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, k कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ये ध्यान रखिएगा रीज़न के साथ में कि k कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात देखिए आपको क्या ध्यान रखनी है, वो है k की यूनिट। यूनिट k की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको देखते हुए हम सारी चीज़ें बताएंगे। यूनिट मैं यहाँ पे आपको देखिए डेराइव करके दिखाता हूँ पूरी कंप्लीट एकदम। अभी हमने देखा r इज इक्वल्स टू होता है k a टू द पावर x, हम एक जनरल रेट लॉ लिख ले रहे हैं b टू द पावर y। बात आ गई ना समझ में आपको।
अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, K की हमें यूनिट निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं K इज इक्वल्स टू R अपॉन में, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलिए अपनी तरफ से मैं ये मान लेता हूँ कि A का कंसंट्रेशन B के कंसंट्रेशन के बराबर है, ताकि मेरा काम थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाए। आपको भी ऐसा ही करना होगा, ये तरीका है बेसिकली इजी वर्क करने का। तो कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ B के, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे लिए रेट अपॉन में, अब आप B को भी A की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर Y, तो देखिए X की पावर X, X की पावर Y, फाइनली मतलब ऐसे आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी तो उसमें आपको बोला जाता है कि अगर A की पावर X इंटू A की पावर Y लिखा है तो हम इसको A की पावर X प्लस Y लिख सकते हैं। ये आपको बेसिक अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे A की पावर X लिखा है, A की पावर Y, तो इसको हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X प्लस Y। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल कोई डाउट आपको नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए X प्लस वाई किसके बराबर होता है, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n के बराबर होता है। तो मतलब अब हम इसे फाइनली रिप्लेस कर सकते हैं, K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n से। इसमें आपको कोई डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर आगे का काम अब थोड़ा सा यहाँ पे मस्त है। रेट की यूनिट क्या होती है? मैंने आपको बताई थी कि रेट को हम लोग मोल पर लीटर सेकेंड में हमेशा मेजर करते हैं। समझ में आ गई ना बात आपको? तो K की यूनिट क्या हो गई, R की यूनिट क्या हो गई, मोल अपॉन में यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, लीटर, और इनटू में हमारे लिए क्या होगा, सेकेंड। ये तो R की बात थी। A की देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो A यहाँ पे मेरे लिए क्या है, कंसंट्रेशन, जो कि हम हमेशा मेजर करते हैं मोल पर लीटर में। तो यहाँ पे देखिए A की अगर हम खाली बात करें तो ये आएगा मोल अपॉन में लीटर। इसमें भी आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बात ये है कि पूरे पे पावर n चढ़ी है, मतलब मोल पर लीटर की पावर भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मोल की पावर 1 है और यहाँ पर मोल की पावर n है, तो मतलब फाइनली यहाँ से ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे लिए मोल की पावर 1 माइनस n के बराबर। समझ में आ गई ना बात? यहाँ पे देखिए लीटर की पावर 1 है, नीचे के टर्म में लीटर की पावर n है, क्योंकि ये होल की पावर n है तो ये लीटर पे भी पावर n होगी। तो ये हो जाएगा लीटर की पावर, नीचे देखिए लीटर की पावर होता 1 माइनस में n आता है, लेकिन अब हम ये पूरा का पूरा टर्म उठा के ऊपर ले जा रहे हैं तो ये लीटर की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? और यहाँ पे आगे देखिए सेकंड बच रहा है खाली, तो सेकंड पे भी पावर कैसी चली जाएगी, -1, क्योंकि यहाँ 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -1। तो K इज इक्वल्स टू आपके सामने क्या आया, मोल पे पावर 1 माइनस n, लीटर पे पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। ये होती है K की यूनिट। यही क्या है, यूनिट ऑफ K। यहाँ पे देखिए K की जो यूनिट है ना वो थोड़ी सी अजीब फॉर्म में आपको दिख रही होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में। इस वजह से क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी एक टाइप की रिएक्शन के लिए K कैसा होता है, एक होता है, और डिफरेंट रिएक्शंस के लिए अलग होता है। इसी वजह से K की यूनिट भी जो है ना वो डिफरेंट रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी, अलग अलग होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो N है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और देखिए एक चीज़ लगे हाथ ना, मैं आपको और यही बता देता हूँ। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज इस बात में होते हैं कि अगर वो K की यूनिट लिख रहे हैं तो K की यूनिट क्या है, मोल पे 1 माइनस n, लीटर पे पावर n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स। स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कुछ अभी तो उन्हें तुरंत याद रहेगा, कुछ समय बाद ये होगा कि यार मोल पे पावर 1 माइनस n थी कि लीटर पे पावर 1 माइनस n थी, मतलब वो 1 माइनस और n माइनस 1 टर्म्स ये किस पर थे। इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए इस चीज़ को बस याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिकल तरीका ये है कि अगर हम ABCD पढ़ते जाएँ
तो उसमें जो n होता है वो हमेशा m के बाद आता है, पहले m आता है फिर n आता है। तो आप या ऐसे याद रखिए कि अगर हम बात करें k की यूनिट की तो ऑलवेज मोल वाला जो टर्म है यानी m वाला, उसमें n बाद में आएगा, यानी m के बाद n यानी 1 माइनस n आएगा। और देखिए लीटर में n पहले आ रहा है तो m बाद में, m के बाद n, ऐसे आप अगर याद रखेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मोल पे 1 माइनस n ही होगा। इनफैक्ट मैंने भी इस चीज़ को इसी तरह से याद रखा था, मैं भी जब स्टूडेंट ही था अपने 12th क्लासेस में तो बहुत कंफ्यूज होता था इस चीज़ को लेकर। तो मैंने ये एक तरीका अपनी तरफ से इन्वेंट किया इस चीज़ को समझने का। आप सब भी ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बना सकते हैं उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आती ये चीज़ें। बात आ गई समझ में? अब देखिए यहाँ से इतनी चीज़ तो हमने सीख ली k की यूनिट वगैरह क्या होती है। तो अब मैं आपको ना रेट लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आपका डाउट इस पूरे पोर्शन को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट आपके पास रिलेटिवली इससे नहीं बचेगा। तब तक आप लोग इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली एकदम रिवाइज करते रहिए। प्रॉब्लम जस्ट अभी ये बोर्ड क्लियर हो जाए तो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम जो है हमारी फर्स्ट वो है जस्ट अ सेक प्लीज। ठीक है। सबसे पहली जो देखिए हमारी प्रॉब्लम है, आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा, वो है कि आपसे बोल रहा है प्रॉब्लम में कि फाइंड यूनिट ऑफ के इफ रिएक्शन इज 2a प्लस बी से प्रोडक्ट। मतलब आपको एक जनरल रिएक्शन दे रखा है 2a प्लस बी से आपको क्या मिल जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, और आपको बोल रहा है कि फाइंड यूनिट ऑफ के, कि के की यूनिट क्या होगी। बात आई समझ में? एकदम ये बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिकली हम कह सकते हैं एकदम चिंदी प्रॉब्लम है। करना इसको कैसे है, देखिए आपको बोला के की यूनिट फाइंड करिए, ठीक है। के की अभी हम लोगों ने जनरल यूनिट क्या देखी थी, क्या होती है, मोल पे 1 माइनस n, ठीक है ना, लीटर पे n माइनस 1। अब तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं कि किस पे 1 माइनस n, किस पे n माइनस 1, और सेकेंड पे क्या होता है, इन्वर्स होता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक अननोन टर्म है और वो क्या है, n। अगर आपको n पता चल जाए तो आप ये बता सकते हैं कि यूनिट k की क्या होगी। n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, इस गिवन रिएक्शन से मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लॉ लिखें तो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू, अपनी तरफ से मान लेते हैं K यही जो हमारा रेट कांस्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर कितना आएगा 2, क्योंकि देखिए A और पावर क्या जाती है, जो मोलर कोफिशिएंट होता है, ये हमने लिख दिया, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर क्या जाएगा, उसका मोलर कोफिशिएंट जो कि कितना है 1। तो बेसिकली हम इसे नहीं लिखते क्योंकि पावर 1 मतलब ना लिखें। अब यहाँ से देखिए अगर हम n फाइंड करना चाहें तो n इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस वाई, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, यानी कि इस गिवन रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना है, 3 है। हम जानते हैं ये चीज़ गलत है जो हमने निकाली है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम में हमसे बोला है थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट करने के लिए, तो हम करेंगे। बात आ गई ना समझ में? बस मन में अंतर मन में ये याद रखेंगे कि ऑर्डर कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू इसमें रखिए, तो k इज इक्वल्स टू मोल पे 1 माइनस n की जगह कितना 3 इंटू लीटर पे क्या रखना है 3 माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, सेकेंड पे इन्वर्स। तो यहाँ से हो जाएगा मोल पे 1 माइनस 3, देखिए कितना हो जाएगा -2, और लीटर पे पावर कितनी हो जाएगी 2, सेकेंड इन्वर्स। तो ये जो आया है फाइनल ये टर्म, ये हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। के की यूनिट आपकी क्या हो गई, मोल पे -2, लीटर पे पावर 2, सेकेंड इन्वर्स। तो आई होप अब इस क्वेश्चन में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगली प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे कॉन्सेप्ट पर है, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आगे वाली जो प्रॉब्लम है इसमें हमें एक गिवन जनरल रिएक्शन दे रखी है। आप सभी क्वेश्चन देखिएगा कि a प्लस बी से
P, यानी हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और रेट लॉ जो है इसके लिए वो भी हमें यहाँ पर गिवन है। रेट लॉ क्या है हमारा, पहले सबसे मैं आपके सामने रिएक्शन देख देता हूँ। रिएक्शन है A प्लस B से हमें मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, गिव्स आउट प्रोडक्ट्स, और रेट लॉ हमें कितना दे रखा है, R इज इक्वल्स टू K कंसनट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 1/2। आपसे कह रहा है विच चेंज विल इंक्रीज रेट 8 टाइम्स। हम नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं A B C D, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कैसा चेंज हम कराएं कि मेरा जो रेट है रिएक्शन का वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। बात आई ना समझ में। पहला आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ A को हम 2 टाइम कर दें और कंसंट्रेशन ऑफ B को भी 2 टाइम कर दें। सो दूसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ A को 4 टाइम कर दें और कंसंट्रेशन ऑफ B को 2 टाइम्स। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ A को 2 टाइम ही रखें लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ B को 4 टाइम्स कर दें। और फोर्थ ऑप्शन जो है कि इसमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव। समझ में आ गई बात। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। सिंपली बस आपको करना ये है कि रेट लॉ आपको दे रखा है और आपको इसी में चेंज कराते जाना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और चेक कर लेना है कि कब मेरा फाइनल जो है, ये हमारे लिए क्या इनिशियल रेट है, और आर फाइनल हमसे कह रहा है कितना हो जाए, 8 टाइम्स आर इनिशियल हो जाए। जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जिस ऑप्शन पर, वही ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक एक ऑप्शन को हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है A का कंसंट्रेशन 2 टाइम कर दें और B का भी कंसंट्रेशन 2 टाइम कर दें। चलिए करते हैं। ये मेरे लिए रेट लॉ है, तो R इनिशियल इज इक्वल्स टू K मेरा कांस्टेंट इनटू A का कंसंट्रेशन। देखिए जब हम 2 टाइम करेंगे तो यानी 2A से कर दिया और उसकी पावर कितनी है 2, और B का कंसंट्रेशन भी हमने कर दिया है 2B जिसकी पावर है हाफ। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 2 यहाँ से ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो पावर लेके तो 2 की पावर 2 और A की पावर यहाँ पे 2 बचेगा, और इनटू में यहाँ से भी जब 2 आगे आएगा तो 2 की पावर हाफ इनटू यहाँ से देखिए B की पावर कितनी बचेगी, हाफ बचेगी। तो फाइनली यहाँ पे आप देखिए K 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और इंटू 2 की पावर हाफ यानी √2। समझ में आई ना बात आपको। तो 4√2 इंटू में देखिए A की पावर 2 और B की पावर हाफ। तो यहाँ पर आप ओवरऑल देख सकते हैं कि 4√2 ये जो क्वांटिटी है ये कभी 8 के बराबर तो नहीं होगी। इसका मतलब ये वाला जो मेरा ऑप्शन है कि मेरा फाइनल रेट जो है वो इनिशियल का 8 टाइम है, वो कैसा होता है, रॉन्ग होता है। ए ऑप्शन मेरा सही नहीं है। बात आ गई समझ में। चलिए अब हम लोग बी को चेक कर लेते हैं इसी तरह से। बी ऑप्शन में कह रहा है ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम करें और ए का 4 टाइम हाँ और बी का 2 टाइम करते हैं। तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू, इसी में देखिए करेंगे के इंटू, अब मैं डायरेक्टली करता हूँ क्योंकि अब आप चीज़ें समझ ही चुके हैं। तो देखिए ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम जब यहाँ करेंगे तो 4A पुटअप करेंगे तो 4 की पावर 2 बाहर आ जाएगा यानी 16 आ जाएगा बाहर, ठीक है, इंटू बी की पावर हाफ है यहाँ पे। तो जब 2 की पावर हाफ रखेंगे तो √2 ही यहाँ से बाहर आएगा और a की पावर 2 b की पावर हाफ यहाँ पे फाइनली बचा रह जाएगा। तो 16√2 ये क्वांटिटी भी आपकी बराबर नहीं होने वाली है किसके, कभी भी 8 के। तो ये बी ऑप्शन भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका सी, फाइनली सी को हम लोग चेक करते हैं। तो कह रहा है कि ए का कंसंट्रेशन कितना कर दें, 2 टाइम्स कर दें। बात आई समझ में, करते हैं। तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू के, जब ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम करेंगे तो देखिए 2 2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये आ गया बाहर 4 इंटू में बी का कंसंट्रेशन आप कितना करेंगे, जब 4 टाइम्स करेंगे तो 4 की पावर हाफ यानी √4, और √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये बाहर आ गया। इंटू बचा क्या, a की पावर 2 और b की पावर हाफ। अब यहाँ से देखिए 4 2 कितना होता है, 8 होता है। तो r फाइनल इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 8 इंटू में k इंटू a की पावर 2 b की पावर हाफ। समझ में आ रही ना बात।
और देखिए k a की पावर 2 b की पावर हाफ आपको क्या दिख रहा है, अरे ये तो r इनिशियल के बराबर है, तो इसका मतलब r फाइनल इज इक्वल्स टू हो गया 8 टाइम्स ऑफ r इनिशियल। इसकी जगह मैं r इनिशियल रख सकता हूँ और यही कंडीशन तो मुझे सेटिस्फाई करानी थी। इसका मतलब जब मैं ये थर्ड ऑप्शन वाला चेंज कर रहा हूँ तब जाके मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, तो थर्ड ऑप्शन जो है मेरा वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो यहाँ से इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको क्यों कराया, इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव बस इतना था कि आप एक एक चीज़ प्रॉपरली ये समझ जाए कि क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन की अहमियत है, क्या किस तरह से हम लोग इसे यूज़ करते हैं, और भी सारी चीज़ें, मतलब किस तरह से इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह इन्वॉल्व है। देखिए खेल हम लोगों ने चेंज कर करके यहाँ पे सारे खेल डाले हैं। और अब फाइनली आप इस क्वेश्चन को करने के बाद ये भी समझ गए होंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें कैसे यूज़ करनी है। तो चलिए एक प्रॉब्लम बेसिक सी है, हम लोग और सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ताकि और भी आपका जो भी बचा कुछ डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए इस पोर्शन से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आप सब भी देखिएगा। हमसे कह रहा है एक जनरल रिएक्शन है A2 प्लस B2 से हमें मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, और नीचे मुझे कुछ डेटा गिवन है। यहाँ पर रिएक्शन के लिए मुझसे डेटा में क्या क्या गिवन है, 4 डिफरेंट कंडीशंस पर मुझे रिएक्शन के रेट्स गिवन है, ठीक है। A2, B2 और रेट से आपको एक कॉलम दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि 4 डिफरेंट कंडीशंस पर ये रिएक्शन के रेट है। जब एक A2 का कंसंट्रेशन इतना है, B2 का इतना है, तो रेट इतना है। जैसे फर्स्ट कॉलम अगर मैं आपको स्टडी करके बताऊं तो इसमें कह रहा है A2 का कंसंट्रेशन 0.012 मोलैरिटी है जब, तब आपका B2 का कंसंट्रेशन 0.035 है और रेट कितना है 0.1 मोलैरिटी पर सेकेंड के बराबर। इसी तरह से सारे कॉलम्स दिए हैं। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, आपसे कह रहा है फाइंड रेट लॉ, मतलब ऊपर जो भी डेटा दिया गया है उसके हिसाब से आप रेट लॉ लिखकर बताइए कि क्या होगा। समझ में भाई आई बात आपको? पूरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, कैसे करना है तो देखिए सबसे पहले गिवन रिएक्शन नोट आप कर लिया करिए। तो रिएक्शन हमें क्या दिए, A2 प्लस B2 से मिल रहे हैं हमें प्रोडक्ट्स, और मुझसे बोल क्या रहा है कि रेट लॉ भाई साहब बताइए कि क्या होगा। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में रेट लॉ पूछे अपनी तरफ से एक जनरल लिख लीजिए। हमने क्या लिख लिया, मान लिया रेट R है रिएक्शन का, तो R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर अपनी तरफ से कितनी मान लिया X, और कंसंट्रेशन ऑफ B2 की पावर अपनी तरफ से कितनी मान लिया Y मान लिया। बात आई समझ में? अब देखिए ये आपको ना जनरल रिएक्शन गिवन है, कभी भी आप ये भ्रम मत खाइएगा कि यहाँ पे तो इनके मोलर कोफिशिएंट्स 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 होना चाहिए, तो रेट लॉ हमने लिख दिया डायरेक्टली। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे रिएक्शन जब भी आपको गिवन होंगी ना जिसमें रेट लॉ पूछेगा, आपको बैलेंस रिएक्शन वो नहीं लिख के दे रहा, आपको नहीं मालूम है कि A2 और B2 के रिस्पेक्ट में मोलर कोफिशिएंट्स कितने हैं, ऑर्डर क्या है, वरना वो आपसे पूछता ही क्यों। समझ में आ गई ना बात? तो अपनी तरफ से हमेशा एक जनरल रेट लॉ आप इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ओवरऑल एक अननोन चीज़ यहाँ पे आपके लिए क्या है, अगर आपको x और y पता चल जाए तो आप बड़े आराम से रेट लॉ यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं। सही बात है ना? तो आपका टारगेट क्या होगा, x और y को फाइंड करना कि x और y क्या है। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम फाइंड करेंगे जो भी हमें रिएक्शन में डेटा गिवन है उसको देखते हुए। मैं आपको डेटा स्टडी करना बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए अगर आप चारों कॉलम्स को देखें क्वेश्चन में ध्यान से, तो इसमें आपको दिखेगा ये कि A2 का कंसंट्रेशन जो है वो 2 पॉइंट्स पर सेम है। देखिए फर्स्ट वाले पे और थर्ड वाले पे A2 का कंसंट्रेशन कितना है, 0.012 मोलैरिटी के बराबर है, और B2 का भी कंसंट्रेशन दोनों पॉइंट्स पर सेम दिया हुआ है। कितना, 0.35 फर्स्ट में और सेकेंड में कितना, 0.35, और रेट भी उसी के करस्पॉन्डिंग हमें दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन ना पहले तो आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। अब यहाँ से आपको x और y निकालना है। x है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a और y है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। अब देखिए मैं करता क्या हूँ, यहाँ से अगर मैं बोलूँ चलिए कि r यहाँ से 1 1 फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए, तो R1 इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे k। अब फर्स्ट कॉलम को अगर आप यहाँ से देखें, फर्स्ट कॉलम को जस्ट अ सेक प्लीज़,
फर्स्ट कॉलम को देखिए, अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वाले कॉलम में मुझे A2 का कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.012 मोलैरिटी के बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, A2 का कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 0.012 की पावर कितनी x, इनटू में इसी पॉइंट पर B2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.035 के बराबर और उसकी पावर कितनी y। बात आ गई ना समझ में, ये 1 के लिए था। अब देखिए मैं r, अब हमारे सामने समस्या है कि कौन सा वाला हम सेलेक्ट करें, एक तो हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर ना आपको x और y में से करना क्या होगा, किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करना होगा, तभी जाके आपको एक की वैल्यू मिल पाएगी और उसे पुट करके आप दूसरे की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट टारगेट अपना बनाता हूँ y को। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले y को मैं यहाँ से रिप्लेस करूँ ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। तो y कब रिप्लेस होगा, जब y वाले ये टर्म आपको सिमिलर मिलेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर y का टर्म क्या है 0.035 होल टू दी पावर y। क्या ये आपको कहीं और दिख रहा है फर्स्ट वाले को छोड़कर? बिल्कुल सेकंड वाले में दिख रहा है हमें। सेकंड वाली रो में अगर आप देखें तो आपको B2 का कंसंट्रेशन यही सेम दिखेगा 0.035। तो वही वाला हम अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो R2 यहाँ से कितना हो जाएगा सेकंड रो के लिए K, क्योंकि K तो हर समय पे एक ही होगा ना रिएक्शन के लिए, इनटू यहाँ पर A2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.024 टू द पावर x के बराबर, क्योंकि ऑर्डर भी एक प्रॉपर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में एक ही होगा। और B का कंसंट्रेशन कितना 0.035 होल टू द पावर y। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये R1 है, ये R2 है। R1 आपको कितना गिवन है, फर्स्ट केस में रेट भी दिया हुआ है आपको 0.1 के बराबर, और R2 आपको कितना गिवन है, तो ये भी 0.1 के बराबर ही आपको दिया गया है। समझ में आई ना बात। अब बस करना क्या है, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, दोनों को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो दोनों को इक्वेट करने में देखिए हो गया का फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड। मैं इक्वेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक टर्म दोनों रिएक्शंस के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड्स भी आपस में इक्वल ही होंगी। तो यहाँ से देखिए जब दोनों इक्वल हो गई एक दूसरे के, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.035 होल टू दी पावर y से 0.035 होल टू दी पावर y, ये दोनों टर्म एक जैसे थे, कट गए। अब बस हमारे सामने बचा क्या, देखिए हमारे सामने बचा 0.024 होल टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 0.012 होल टू दी पावर कितनी, x के बराबर। अब देखिए इसकी पावर x और इसकी पावर x, तो हम इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं 0.024 डिवाइड बाई 0.012 होल टू द पावर x के बराबर, और ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 1, बिकॉज इस टर्म को हम यहाँ से ले आए हैं। ये देखिए क्या हो गया, इससे इसे जब हम काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कटेगा, तो इसका मतलब ये हो गया फाइनली 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। बात आई ना समझ में। और यहाँ से आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आपको मिल गई 0 के बराबर, क्योंकि 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर 0 के, तो यानी x भी बराबर है किसके, 0 के। समझ में आ गई ना बात। x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब देखिए अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू देखिए अब मुझे कैसे मिलेगी, जिस तरह से मैंने x को रिप्लेस किया है यहाँ पर y को रिप्लेस किया है सेम टर्म्स मान के, उसी तरह से अब मैं x को भी रिप्लेस करूँगा सिमिलर टर्म्स मानते हुए, और वहाँ से फिर जाके हम लोग फाइनली निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो एक आप समझ गए, x की वैल्यू याद रखिए आपको यहाँ से कितनी मिली है 0। अब हम लोग y की वैल्यू यहाँ से देखेंगे। चलिए तो अब मुझे y की अगर वैल्यू देखिए फाइंड करनी है तो x की वैल्यू सिमिलर मुझे खोजनी होगी। x की वैल्यू सिमिलर देखिए फर्स्ट केस में है और थर्ड केस में है और सेकंड और फोर्थ वाले केस में है, तो आप कोई भी एक केस उठा सकते हैं इसमें से। चलिए हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट वाला केस और थर्ड वाला केस, ठीक। तो R1 यानी कि 0.1 जब रेट है इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ K A2 की पावर देखिए, तो A2 यहाँ पर A2 का कंसंट्रेशन है 0.012 होल टू द पावर x इंटू 0.035 होल टू द पावर y के बराबर। बात आई ना समझ में। अब हमें x को रिप्लेस करना है तो हम थर्ड वाला टर्म पिकअप कर लेते हैं। थर्ड वाले टर्म में रेट कितना है 0.8 के बराबर, और ये इज इक्वल्स टू हो गया किसके
K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A2 कितना 0.012 होल टू द पावर x और कंसनट्रेशन ऑफ B कितना है इस थर्ड वाले टर्म पे 0.070 होल टू द पावर y के बराबर। तो अगेन ये आपकी फर्स्ट सेकेंड हम मान चुके थे, तो ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। अब आपको बस करना क्या है, इक्वेट आप कर नहीं सकते, x की वैल्यू पीछे 0 आई थी, ये लिख लीजिए। इक्वेट यहाँ पर आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस बार दोनों एक साइड बराबर नहीं है रिएक्शन की। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारी फोर्थ वाली रिएक्शन है ना उसे डिवाइड लगा देते हैं किससे, थर्ड वाली रिएक्शन से। तो देखिए क्या होगा, 0.8 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल्स टू k से k तो डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा और 0.012 टू द पावर x ये दोनों भी आपस में डिवाइड होके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 0.070 डिवाइड बाई 0.035 होल टू द पावर कितना बन जाएगा, y आपके सामने, ठीक है। और इससे जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स में, और यहाँ से इसमें डिवाइड लगाने बचेगा 8, यानी 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 जो कि बराबर है 2 की पावर y के। तो कंपैरिजन जब आप दोनों तरफ करेंगे तो बेस सेम है तो आपस में पावर इक्वल्स हो जाएंगी, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके सामने 3 आ गई। तो x की वैल्यू आई आपके लिए 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो अब यहाँ से x y दोनों आपको मिल गए। डेटा को ही देखते हुए देखिए हमने सारा काम किया, x और y फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हम बोलेंगे रेट लॉ, तो r इज इक्वल्स टू, अब इसी में बस पुट करके हमें रेट लॉ लिख देना है। तो r इज इक्वल्स टू हो गया k कंसनट्रेशन ऑफ A2 होल टू द पावर कितनी x होती है जो कि कितना है 0, और कंसनट्रेशन ऑफ B2 होल टू द पावर कितनी y जो कि कितनी है 3 है। तो देखिए समथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1 के बराबर होता है, यानी फाइनली रेट लॉ क्या आया, r इज इक्वल्स टू k कंसनट्रेशन ऑफ B2 की पावर 3। ये बन गया रेट लॉ मेरा इस जनरल इक्वेशन के लिए। बात आई ना समझ में, यही हो गया मेरा आंसर। और ये क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। इतना काम अगर आप कर देते हैं 4 नंबर आपका यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या होगा, जो भी डेटा दिया होगा ना आपको वो एकदम सिमिलर पैटर्न में दिया होगा, आपको वो पैटर्न ढूंढना होगा, एक वेरिएबल को रिप्लेस करना होगा सिमिलर फॉर्म्स बनाते हुए, दूसरे की वैल्यू निकालनी होगी, फिर दूसरे को रिप्लेस करके पहले की वैल्यू निकालनी होगी, और इस तरह से जैसे हमने अभी यहाँ पर वर्क किया पूरा एक्स वाई वैल्यू निकाल के रेट लॉ हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे। बात आ गई ना आपको समझ में। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हमने कर लिए रेट लॉ के बेसिस पर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे पीडीएफ एक शॉर्ट बना के 2-3 क्वेश्चंस रेट लॉ के ऊपर और भी अच्छे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से उसे आप डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लासेस में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर मुझे बाय मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का रेट लॉ निकालना हो, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वगैरह ट्रांजिशन स्टेट्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए, तो हम किस तरह से वर्क करेंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के नीचे उसे सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चंस आज के लेक्चर में अभी मैंने आपको करा दिए हैं उनको आपको अच्छे से क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है ताकि कोई भी डाउट आपके सामने ना बचे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।